तो आज का स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 13। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि सब कोई तैयार हो चुके हैं जीजू आइलैंड की रेड में जाने के लिए, लेकिन संजन वो जीजू आइलैंड की रेड में नहीं जा रहा है। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में ढेर सारी बैटलशिप दिखाई जाती है जो चाइना और ताइवान के कोस्ट से होकर जीजू आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। और शिप के अंदर मिस्टर पार्क भी होते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि उन एंड को कभी भी ये पता चल सकता है कि हम इस जगह में आ चुके हैं, इसलिए वो कभी भी उल्टी हुई जगह में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टर पार्क का असिस्टेंट ये कहता है कि सर आपको सही में ऐसा लगता है कि जो हमारा प्लान है वो काम करेगा। मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा, और वैसे भी हमारा काम डिफेंस करने का है और इस जगह में कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमें पीछे से बैकअप देना है। एंड इस आइलैंड से जो भी एंड बाहर आएगी हमें उन्हें मारना पड़ेगा और हमें इन एंड को मेन लैंड से दूर रखना होगा। ये सुन के मिस्टर पार्क का जो असिस्टेंट होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो ये भी कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ और इसलिए मैं आपका आखिरी तक साथ दूंगा। इसके बाद हमें डोंगवुक दिखाया जाता है जो अपने वाइस गिल्ड मास्टर से ये कहता है कि अपने पीछे भी ध्यान रखना, लेकिन वाइस गिल्ड मास्टर ये कहती है कि पीछे ध्यान रखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बस हम नाम के ही डिफेंस टीम है और असलियत में बस हम खड़े रहने वाली टीम है, इसलिए हमें आज के दिन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। डोंगवू उसे ये कहता है कि जितने भी हमारे गिल्ड मेंबर है वो इस शिप के अंदर है और तुम वाइस गिल्ड मास्टर हो, इसलिए तुम्हें अपने मेंबरों के पास जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। वाइस गिल्ड मास्टर ये कहती है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, और अब ये जानते कि मुझे वाइस गिल्ड मास्टर का बस टाइटल ही मिला है। लेकिन यहाँ डोंगवू वाइस गिल्ड मास्टर के सर में हाथ रखते हुए ये कहता है कि जो हमारा गिल्ड है वो तुम्हारे मेजरमेंट की वजह से इतना ज्यादा ग्रो कर पाया है और इस चीज के लिए थैंक यू। और तुमने इस गिल्ड के लिए बस सिंबल नहीं दिया है, तुम्हारे डिसीजन की वजह से इस गिल्ड का जो एक्टिविटी है वो एक्सपेंड हुआ है और तुमने इतना सब किया है जिसकी वजह से मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, और वैसे भी मैं मेजरमेंट में बहुत ज्यादा खराब हूँ। वाइस गिल्ड मास्टर ये कहती है कि मुझे आपको वहाँ भेजने में अच्छा फील तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये पक्का करना कि आप इस जगह में जिंदा वापस आ जाएं। फिर हम ये देखते हैं कि डोंगवू यहाँ से चला जाता है और इसके बाद हमें फेम गिल के पास ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ मिस्टर लेम कॉल में चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीन्स उनको वहाँ तैनात करने की, और एंड उस जगह में कभी भी आ सकते हैं, तो इसलिए उसे जल्दी से जल्दी पीछे भेज दो। तुम्हें पता भी है कि उसकी कीमत कितनी है। लेकिन यहाँ फोन वाला बंदा मिस्टर लिम को ये कहता है कि जो लोग तैनात हो चुके हैं उन्हें वापस भेजा नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद मिस्टर लिम बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उस बंदे को ये कहते हैं कि माइंस उनको चुपने के लिए बोल देना। इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि अंडर सीजन की रिक्वेस्ट की वजह से सारे गिल्ड के अंडर को साउथ के आइलैंड में डिप्लॉय किया गया है। आगे हमें माइन सिंह दिखाया जाता है जिसकी सब कोई फोटो खींच रहे होते हैं, और हमें ये भी बताया जाता है कि इन सारे अंडर को साउथ के आइलैंड में इसलिए डिप्लॉय किया गया है क्योंकि रेड सक्सेसफुली हो गया तो ऐसे होने के चांस है कि कुछ म्यूटेंट एंड इस जगह में आ जाएं, और इसलिए सारे अंडर को इस जगह में तैनात किया गया है। इसके साथ साथ सिटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी अंडर को तैनात किया गया है, और हर एक पार्टी में बी या ए रैंक वाले अंडर लीडर है एंड इनकी पार्टी के अंदर 3 सी रैंक अंडर है और 10 ई रैंक और डी रैंक अंडर है। आगे हम ये देखते हैं कि इस जगह में जूही और मिस्टर सॉन्ग भी होते हैं, और हमें ये भी बताया जाता है कि जिन अंडरों ने रिटायर ले लिया था वो भी इस फाइट को ज्वाइन कर रहे हैं एंड इनके साथ वो अंडर भी फाइट को ज्वाइन कर रहे हैं जो अवेक हुए थे, लेकिन उन्हें अंडर बनना चुना नहीं। एंड इस जगह में 5000 लोग हैं। इसका मतलब ये है कि कोरिया के 50,000 अवेकन लोगों में से 10 में से एक अंडर इस जगह में फाइट करने के लिए आया है। आगे हमें हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जिसके अंदर कोरिया के सारे अंडर होते हैं, और इस हेलीकॉप्टर के अंदर एक कैमरामैन भी होता है जो सबको ये बताता है कि मैं न्यूज एजेंसी का कैमरामैन हूँ और मैं अंडरों की न्यूज को रिपोर्ट करने में स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे कि आपको मेरे जॉब के नाम से ये पता चली गया होगा कि मैं अंडरों की फाइट को रिकॉर्ड करता हूँ। इसके बाद कैमरामैन बाइकोनू से हाथ मिलाते हुए ये भी कहता है कि ये जो रेड है वो पूरे वर्ल्ड के सामने लाइव होने वाली है, लेकिन आपको रेटिंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो लाइव है वो 10 मिनट पीछे रहेगी और जो हमारी एडिटिंग टीम है वो वीडियो को फिल्टर भी कर देगी। बाइकोनू ये कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने खतरनाक मिशन में हमारे साथ एक कैमरामैन चल रहा है। पता नहीं मिस्टर गो ने क्या सोच के ये डिसीजन लिया है। आगे डोंगवुक ये कहता है कि एक सक्सेसफुली अंडर वही होता है जो किसी को भी प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन तब भी मिस्टर कैमरामैन तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुने बाद कैमरामैन ये कहता है कि देखने जैसा नहीं लग रहा है लेकिन तब भी मैं एक क्लास हंटर हूँ। और हमें इस जगह में ये भी बताया जाता है कि कुछ ऐसे लोग भी है जिन्हें लाइसेंस मिलने के बाद भी वो नॉर्मल लाइफ को जीना पसंद करते हैं क्योंकि इन लोगों को रेड में जाना अच्छा नहीं लगता है, और इस कैमरामैन जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हंटर का लाइसेंस है। इसके बाद कैमरामैन ये कहता है कि मेरे पास 2 काम है और ये मेरा पहला खतरनाक डंजन नहीं है जब मैं फिल्म करने जा रहा हूँ, और मुझे डंजन ब्रेक को भी फिल्म करने भेजा गया है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि मुझे पहले के एक्सपीरियंस कितनी मदद करेगी। और इस जगह में कैमरामैन के हाथ भी कांप रहे होते हैं। डोंगवुक कैमरामैन को ये कहता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। हंड्रेड ऑफिसर ने कैमरामैन को इस बार हमारे साथ इसलिए भेजा है क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि फुल चांस में ये रेड सक्सेसफुली हो जाएगा। ये सुनने के बाद कैमरामैन डोंगवुक को थैंक यू कहता है।
बाइकुनो भी ये कहता है कि तुमने जो अभी कहा है वो सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, लेकिन इसके बाद भी डोंगवूक ये कहता है कि लोग पहली और आखिरी बार एस रैंक हंटर की रेट को देखने वाले हैं और वैसे भी हम 3 बार ऑलरेडी फेल हो चुके हैं और इसलिए सबको इसे देखने वाले हैं, तो इसलिए हम सबको ये पक्का कर लें कि हम सबको क्लीन विक्ट्री दिखाएं। लेकिन ये सब सुनने के बाद बाइकुनो मनी मनी ये कहता है कि रियलिस्टिक बात किया जाए तो अगर हम इस मिशन में फेल हो गए तो कोरिया इस दुनिया से मिट जाएगा और इस वर्ल्ड को अभी के टाइम में हीरो की जरूरत है। आगे बाइकुनो माइन ब्योंग को ये कहता है कि माइन ब्योंग मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा, लेकिन यहाँ माइन ब्योंग बाइकुनो को मजाक बनाते हुए ये कहता है कि तुम फर्स्ट रोज जो मेरी हील के बिना ही मर जाओगे क्योंकि तुम मैजिक बीस्ट को देखने के बाद ही उसके ऊपर झपट जाते हो। ये सुनने के बाद यहाँ सब कोई हंसने लगते हैं और बाइकुनो गुस्से में ये कहता है कि मैं हूँ जो झपटता हूँ। इसके बाद चाइन बाइकुनो से ये पूछती है कि मिस्टर बाइकुनो आप यहाँ आने से पहले संजनवू से मिले थे? बाइकुनो ये बताता है कि नहीं मैं उससे नहीं मिला था, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हो? चाइन कहती है कि ऐसा कोई खास रीजन नहीं था। आगे हम ये देखते हैं कि डोंगवूक नीचे देखते हुए ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि काम करने का टाइम हो चुका है। हम ये देखते हैं कि हेलीकॉप्टर जीजू आइलैंड के पास आ चुका है और हेलीकॉप्टर के अंदर माइन ब्योंग डर के मारे कांप रहा होता है और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें गोटो यूजी के पास ले जाया जाता है और यहाँ गोटो यूजी अपने 2 मेंबरों के साथ जीजू आइलैंड में पहले पहुंच जाता है। गोटो यूजी ये भी कहता है कि ये पहले जीजू सिटी हुआ करती थी लेकिन अब ये बस गोस्ट टाउन है। आगे गोटो यूजी ये देखता है कि उसके सामने एंटो की बॉडी पड़ी होती है। ये देख के गोटो यूजी मनी मनी ये कहता है कि ये जो एंट की बॉडी है इसकी हालत दूसरे एंटो ने किया है। इसके बाद गोटो यूजी अपने सारे मेंबर को ये कहता है कि फ्लूइड गेट को चालू करने का टाइम हो चुका है और इसके बाद चारों तरफ से सबको अपने मानव को रिलीज करते हैं और ये सब हेलीकॉप्टर के अंदर से सारे हंटर देख रहे होते हैं। बाइकुनो ये देख के हैरान होते हुए ये कहता है कि जो इनकी मानव वेव है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। चाय जोंगिन भी ये कहता है कि जैपनीज हंटरों ने ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि टनल के अंदर से ढेर सारे एंट बाहर आ रहे होते हैं और कुछ एंट हेलीकॉप्टर की तरफ भी आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ चाय जोंगिन कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा और ये कहने के बाद डायरेक्टली उन्हें एंट के ऊपर फायर अटैक करता है और इस अटैक की वजह से उन तीनों एंट के ऊपर बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देख के माइन ब्योंग ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन चाय जोंगिन ये कहता है कि ऐसा नहीं है और मुझे ये पता था कि ऐसे ही होने वाला था। एंड इस जगह में 2 एंट इस अटैक को सर्वाइव कर लेते हैं और यहाँ चाय जोंगिन ये भी कहता है कि ये इतने पावर से भी टेक डाउन नहीं हो रहे हैं और उसके बाद चाय जोंगिन एक बहुत पावरफुल फायर अटैक करने वाला था, इसलिए वो सबको ये कहता है कि पकड़ के बैठना क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। और ये बोल के चाय जोंगिन उन एंट के ऊपर एक बहुत बड़ा फायर बॉल से अटैक करता है और इस अटैक की वजह से वो एंट पूरी तरह से जल जाते हैं। आगे चाय जोंगिन ये भी कहता है कि ये जो एंट है वो कुछ ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं और ये पहले जैसे नहीं रहे हैं क्योंकि जो मेरा पहला अटैक था वो ए रैंक डंजन के लिए काफी था, लेकिन ये जो एंट है वो मैजिक से काफी ज्यादा रेजिस्टेंट है, तो इसलिए मुझे ग्रेटेस्ट वॉल्स का यूज करना पड़ेगा और मुझे ये भी देखना होगा कि ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बोल के चाय जोंगिन डायरेक्ट नीचे कूद जाता है। डोंगवूक चाइन से ये कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो ठीक होगा? चाइन डोंगवूक को कहती है कि वो ठीक होगा और वैसे भी जो उसकी फायर पावर है वो मल्टीपल टारगेट में अटैक करने के लिए अच्छी है। आगे हम ये देखते हैं कि चाय जोंगिन टनल के अंदर आ जाता है और वो सीधे एंट के ऊपर लैंड करता है और यहाँ चाय जोंगिन के बाद ढेर सारी एंट होती है जिसे चाय जोंगिन अपने फायर मैजिक का यूज करके उन सबको मार देता है और ये भी कहता है कि जब मैं पहले इन एंट के साथ खेल रहा था जब मैं एक छोटा बच्चा था, मुझे याद है जब भी मैं इन एंट को लाइटर से जलाता था तो इनके अंदर से एक अजीब सी आवाज आती थी, लेकिन अब इनके अंदर से फायर वर्क की आवाज आ रही है। इसके बाद वो बाकी सबको ये कहता है कि तुम नीचे आ सकते हो और ऊपर से सबको ये देख रहे होते हैं कि चाय जोंगिन ने सबको जला के रख दिया होता है। ये देख के डोंगवूक भी कहता है कि जो हमने पहले अटेम्प्ट किया था उसकी तरह इसमें बचने का दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि हम टनल के अंदर ट्रैप हो सकते हैं एंड जो जैपनीज हंटर है बस वो 1 ही घंटे के लिए होल्ड कर सकते हैं और इतने टाइम में हमें क्वीन को डिफीट करना पड़ेगा। आगे हम ये देखते हैं कि सबको हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाते हैं और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें डिस्ट्रॉय नंबर 2 काका शिप को दिखाया जाता है और इस शिप के अंदर सुकीमोटो होता है जो ब्लेड गिल से है। सुकीमोटो ये भी कहता है कि हमें अपने ऑपरेशन को चालू कर देना चाहिए और इसलिए वो जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट करने के लिए बोल देता है। ये सुन के एम्प्लॉई जैमिंग सिग्नल को एक्टिवेट कर देता है और हमें ये दिखाया जाता है कि सैटेलाइट का यूज करके ये लोग जीजू आइलैंड की तरफ जैमिंग सिग्नल को भेज रहे होते हैं। सुकीमोटो मनी मनी ये भी कहता है कि ये जो एंट है वो अपनी क्वीन की मदद की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। आगे हम ये देखते हैं कि कमोटो को मरे हुए एंट को देख के अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो इसलिए तावाता का नायक कमोटो को ये कहती है कि तुम्हें इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए और तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम मारे जाओगे। सिमजू अकारी भी ये कहती है कि जब तक साउथ कोरिया की टीम क्वीन को मारेगी उससे पहले हम इन सबको मार देंगे। ये सुन के फूजिमा तात्सुमी ये कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन केंजो कहाँ चले गया है? सिमजू अकारी ये बताती है कि वो उन एंट के साथ टैग कर रहा है और मुझे ये लगता है कि ताकाना केंजो एक एक करके उन एंट के जो पंख है उन्हें उखाड़ रहा होगा। ये सुन के फूजिमा तात्सुमी ये कहता है कि क्या वो एक बच्चा है और ये देखने से ऐसा लग रहा है कि उसे ये करने में मजा आ रहा है और उसके बाद हमें डल्टर टीम के पास ले जाया जाता है और यहाँ काई ये कहता
कहता है कि टनल के अंदर फायरवर्क हो रहा है। ये देख के इजावा ये कहता है कि ये चाय जोंग इन कर रहा है। आगे हम ये देखते हैं कि काय ने अपने आइस पावर का यूज करके सारे एंड को जमा दिया होता है और काय इजावा से ये भी पूछता है कि मेरी और चाय जोंग इन की फाइट होगी तो क्या होगा। इजावा ये कहता है कि ऐसा हुआ तो कोल्ड और आइस एक साथ होगा। इसके बाद हमें टनल के अंदर ले जाया जाता है और अंदर ये लोग बोल रहे होते हैं कि ये जगह बेनो का दाम है जो अपनी सुंदरता की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन अभी बस ये एक वेस्टलैंड है। और यहाँ चाय जोंग इन भी ये कहता है कि मैं अपने फ्लेम प्रिजन का यूज अपने एनिमी को बांधने के लिए करता हूँ, लेकिन मैं अभी इसका यूज सील की तरह कर रहा हूँ और इसकी वजह से जो बी रैंक और उससे नीचे के एंड होंगे वो इसके अंदर नहीं आ पाएंगे और अब मैं हमारे जाने का रास्ता भी ढूंढ लेता हूँ। और ये बोल के चाय जोंग इन ढेर सारे फायरवॉल को क्रिएट कर लेता है और अपने चारों तरफ फायर कर देता है, लेकिन जो फायरवॉल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ये देख के बाइकुनो भी पैनिक हो जाता है और वो ये कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये खतरनाक हो सकता है। चाय जोंग इन ये कहता है कि ये जगह एक लेबरेंथ की जैसा है और अगर हम कोई से भी गलत रास्ते में चले गए तो हम इस फायरवॉल्स की जैसे जगह में वापस आ जाएंगे। आगे हम ये देखते हैं कि चाय जोंग इन को एक रास्ता मिल जाता है और चाय जोंग इन उस टनल की तरफ देखते हुए ये कहता है कि ये जो टनल है वो कुछ ज्यादा ही अंदर है जिसकी वजह से फायरवॉल फूटे नहीं, इसलिए चाय जोंग इन ये समझ जाता कि ये टनल सही रास्ता है। इसके बाद चाय जोंग इन सबको ये कहता है कि हमें इस टनल के अंदर जाना है क्योंकि ये सही रास्ता है। बाइकुनो ये देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और मनी मनी ये कहता है कि चाय जोंग इन हमारी टीम में ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद चाय जोंग इन सबको टनल के अंदर जाने के लिए कहता है और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें संजिनवू के पास ले जाया जाता है और इस जगह में संघ अपने डेली मिशन को पूरा करा होता है और इसके बाद जो संघ का स्टेटस होता है वो हमें दिखाया जाता है। और यहाँ संघ मनी मनी ये भी सोच रहा होता है कि ये जो एरिया वो यूजुअली खाली रहता है, लेकिन आज के दिन यहाँ एक भी पर्सन नहीं है। लगता है कि जो जीजू आइलैंड का ब्रॉडकास्ट है वो स्टार्ट हो चुका है और जो साउथ कोरिया और जापानीज एस क्लास हंटर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं है और इसलिए मुझे ब्रॉडकास्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये जानता हूँ कि वो मेरे बिना भी इतने केपेबल हैं कि वो इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दे। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें टनल के अंदर ले जाया जाता है जहाँ टनल के अंदर जितने भी एंड होते हैं ये उन लोगों को मार देते हैं। और यहाँ चाय जोंग इन ये कहता है कि जो हमारा अंदाजा था वो एकदम सही था क्योंकि इस टनल के अंदर बस कुछ ही एंड थे। मिस्टर लिम भी ये कहता है कि ये जो क्रीचर है मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ और ये क्वीन के रॉयल गार्ड है तो ये बहुत ज्यादा वीक है और उनकी आंखें को देखो वो कितनी ज्यादा बिगड़ी हुई है। लगता है कि ये एंड इस टनल को गार्ड करने के लिए इवॉल्व हुए हैं और इसका एक ही मतलब है कि हमारे लिए चीजें आसान होने वाली है और अगर ये रॉयल गार्ड नहीं है तो हम अपनी फायर पावर का यूज करके इन्हें खत्म कर सकते हैं। ये सब देख के लाइम यूंग ये कहता है कि तुम्हें सही में लगता है कि क्वीन इस जगह में होगी, क्या होगा वो अपने बच्चों को धोखा देके इस जगह से भाग गई हो तो। बाइकुनो ये सुन के ये कहता है कि ये चीज होना इम्पॉसिबल है क्योंकि बस वो एंट है और वैसे भी हम लोग एक आइलैंड के अंदर है जिसकी वजह से ये कहीं भी नहीं भाग सकते। लेकिन यहाँ कैमरामैन भी मनी मनी ये कहता है कि ये जगह कुछ ज्यादा ही डार्क है, इसलिए क्या मेरा कैमरा इस जगह को रिकॉर्ड कर पा रहा होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हेडक्वार्टर है वो अच्छी एडिटिंग कर लेंगे। इसके बाद सब कोई टनल के एंड में पहुंच जाते हैं। चाय जोंग इन सबको ये कहता है कि इस तरफ देखो और इस जगह में सबको ये देखते हैं कि इस जगह में ढेर सारे एंट एक होते हैं। ये सब देख के बाइकुनो ये कहता है कि ये सब इस जगह में है तो इसका मतलब ये है कि एंट क्वीन भी आसपास ही होगी। चाय जोंग इन भी ये कहता है कि हमने जो पहले एंट को मारा था वो इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे और इसलिए मैं इन सब एग को आग लगा देता हूँ। लेकिन यहाँ चाइन कहती है कि इस जगह में जितनी भी एग फूट है ये उनसे सबसे बड़ा है। लैंग ब्यूंग ये देख के ये कहता है कि ये जो एग है वो एंड का हो ही नहीं सकता और पता नहीं इस एग के अंदर से कौन सी चीज बाहर आई है, क्या इसके अंदर से कोई रॉयल कार्ड निकला है। लेकिन यहाँ बाइकुनो ये कहता है कि जो हमारा गोल है वो क्वीन को डिफीट करना है और बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। इसके बाद बाइकुनो मनी मनी ये कहता है कि मैं लाइम ब्यूंग को ये बोलने के लिए ब्लेम नहीं कर सकता और वो पीछे क्यों हटना चाहता है मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूँ। वो इन मॉन्स्टरों की वजह से पीछे हटना चाहता है। और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें टीम चार्ली के पास ले जाया जाता है और इस जगह में शिमिजू अकारी ये कहती है कि केंजो तुम बहुत ज्यादा हॉट मैस हो। तकाना केंजो ये कहता है कि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मुझे इसे उड़ने वाली एंड ने दिक्कत दी है। उन्होंने मेरे ऊपर मिलिट्री टैक्टिक का यूज करके अटैक किया था और मुझे ये लगता है कि मैंने 30 उड़ने वाले एंड को मारा है, लेकिन वो मेरे कंधे और मेरे कमर में चोट देने में कामयाब हो गए। ये सुन के शिमिजू अकारी ये कहती है कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें हील करूँ तो तुम्हें इस चीज का प्राइस देना पड़ेगा। तकाना केंजो से ये कहता है कि कठोर बनना बंद करो और शिमिजू मुझे हील करो। लेकिन यार शिमिजू ये कहती है कि मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ, मैं तुमसे कुछ और चीज मांगना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद तकाना केंजो ये कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें ये भी बताया कि तुम मुझसे ज्यादा कमाती हो और तुम अभी भी बहुत ज्यादा यंग हो, लेकिन तब भी तुम पैसे के लिए इतनी पागल क्यों हो। और इसके बाद तकाना केंजो दूसरी तरफ देखते हुए ये कहता है कि जल्दी करो, इस जगह में और एंड आते जा रहे हैं। लेकिन इस जगह में हम ये देखते हैं कि शिमिजू अकारी का गर्दन कट चुकी होती है। ये देख के फुजिमा और तकाना केंजो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद तुरंत तकाना केंजो ये कहता है कि ध्यान रखना ये आसपास ही है और ये कह के वो डायरेक्ट बड़े वाले एंड के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन यहाँ तकाना केंजो का
भी गर्दन कट जाता है। ये देखने के बाद तात्सुमी बहुत तेज चिल्लाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ तात्सुमी की भी गर्दन कट जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आप सबको ये बता दूं कि 400 लाइक के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आएगी। और मैंने लाइक टारगेट को इसलिए इंक्रीज कर दिया है क्योंकि आप लोगों ने पहले वाले लाइक टारगेट को कंप्लीट नहीं किया था, और आप लोग जब तक लाइक टारगेट को कंप्लीट नहीं करते हो जब तक मैं दूसरी वीडियो भी बना पाऊंगा। और जाने से पहले हमारे मेंबर जेसन सिंह और ओनकर पाटिल को एक बहुत बड़ा शाउट आउट। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।